मैं अखिल कुमार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला हूं। आज मेरी उम्र 28 साल है और पिछले 18 सालों से मैं ट्रक ड्राइवर हूं, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। मेरे पिताजी किसान थे और हमारे पास बस 2 बीघा जमीन थी जिसमें धान और गेहूं की खेती होती थी। घर में हम 7 लोग थे, माँ, पिताजी, मैं, मेरे 3 भाई और एक बहन। मैं सबसे बड़ा था तो घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर ज्यादा थी। मेरा पूरा बचपन गांव में ही बीता और गांव पास के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की, लेकिन 10वीं के बाद आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाया क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं शहर जाकर पढ़ पाता। पिताजी बीमार रहने लगे थे और खेती से जो कमाई होती थी वो 7 लोगों के पेट भरने के लिए काफी नहीं थी। मैं तब सिर्फ 17 साल का था जब मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मां बहुत रोई थी उस दिन, उनके आंसू आज भी याद आते हैं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं गांव में रहा तो जिंदगी भर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ बड़ा। मैं वाराणसी पहुंचा। वहां मेरे चाचा के एक दोस्त की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। उन्होंने मुझे क्लीनर की नौकरी दिला दी। उस जमाने में ट्रक ड्राइवर के साथ एक क्लीनर होता था जो ट्रक साफ करता, माल चढ़ाने उतारने में मदद करता और ड्राइवर की छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखता। मेरे पहले ड्राइवर थे शर्मा जी, एक बूढ़े अनुभवी ड्राइवर। उनकी उम्र तब करीब 55 साल रही होगी। वो बहुत सख्त थे लेकिन दिल के बहुत ही साफ व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं बल्कि जिंदगी भी। शर्मा जी कहते थे कि बेटा अखिल, ट्रक चलाना आसान है लेकिन सड़क को समझना मुश्किल। हर सड़क की अपनी भाषा होती है, अपनी कहानियां होती हैं। कुछ सड़कें दिन में सुरक्षित हैं तो रात में खतरनाक। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रुकना नहीं चाहिए। मैं तब इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। सोचता था कि ये बूढ़े हो गए हैं इसीलिए डरते हैं, लेकिन आज समझ आता है कि शर्मा जी की हर बात में कितनी सच्चाई थी। मैंने शर्मा जी के साथ 2 साल तक क्लीनर का काम किया। उस दौरान मैंने गाड़ी चलाना भी सीखा। पहले खाली मैदान में प्रैक्टिस की, फिर धीरे धीरे सड़कों पर। शर्मा जी मुझे कभी कभी छोटे रूट पर गाड़ी चलाने के लिए दे देते थे। 2 साल बाद मुझे ड्राइवर का लाइसेंस मिल गया, लेकिन तब भी मैं सीधे ड्राइवर नहीं बन पाया। मुझे और ज्यादा अनुभव की जरूरत थी। मैंने 1 साल और शर्मा जी के साथ काम किया और इस बार हेल्पर और सेकंड ड्राइवर के तौर पर। फिर एक दिन शर्मा जी ने मालिक से कहा कि ये लड़का अब तैयार है, अब इसे खुद का ट्रक दे दीजिए। मैं बहुत खुश था उस दिन। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मैंने पहली तनख्वाह से माँ के लिए एक साड़ी और पिताजी के लिए एक कुर्ता खरीदा था। घर जाकर जब मैंने वो उन्हें दिया तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन ड्राइवर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असली चुनौती अब शुरू हो रही है। लंबे रूट, रात रात भर की ड्राइविंग, अलग अलग मौसम और हर तरह की सड़कें, पहाड़ी, जंगल और वीरान। शुरुआत के कुछ सालों में मैंने पूरे उत्तर भारत को देख लिया था। दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से पटना, लखनऊ से चंडीगढ़, हर रूट पर मेरी गाड़ी गई। कभी कपड़े का माल होता, कभी खाने पीने का सामान, तो कभी मशीनरी। 5 साल की ड्राइविंग के बाद मैंने अपना पहला ट्रक खरीदा। लोन लिया था बैंक से। टाटा का 1613 मॉडल था जो कि सेकंड हैंड था, लेकिन मेरे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं था। उस ट्रक का नंबर था UP 65 T5678। आज भी मुझे याद है। अपना ट्रक होने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई क्योंकि अब मैं खुद मालिक था। लोन की EMI चुकानी थी, घर पर पैसे भेजने थे, ट्रक का मेंटेनेंस करवाना था, डीजल तेल का खर्चा था, लेकिन कमाई भी अच्छी होने लगी थी। फिर मैंने शादी कर ली। मेरी पत्नी का नाम सरिता है। गांव की ही लड़की थी, सीधी सादी और समझदार। उसने कभी मेरे काम की शिकायत नहीं की, भले मैं महीनों घर से दूर रहता। अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा राज जो कि 15 साल का है और एक बेटी प्रिया जो कि 12 साल की है। दोनों पढ़ाई में अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ताकि उन्हें ये जिंदगी न जीनी पड़े। पिछले 18 सालों में मैंने लाखों किलोमीटर की दूरी तय की है, हजारों रातें सड़कों पर बिताई हैं, कितनी ही बार एक्सीडेंट होते होते बचा हूं। ट्रक के पंचर, ब्रेक फेल, इंजन की खराबी, सब कुछ झेला है, लेकिन जो उस रात हुआ वो किसी भी तकनीकी खराबी से ज्यादा डरावना था। अब आपको मोनू के बारे में बताता हूं। मोनू यानी कि मोहन कुमार, वो भी मेरे ही गांव का है, मेरे घर से थोड़ी दूर रहता है।
और उसकी उम्र अभी 26 साल है। मोनू का बचपन मुझसे भी ज्यादा मुश्किल रहा है। उसके पिताजी शराबी थे और जब मोनू सिर्फ 10 साल का था तब एक रात नशे में किसी से झगड़ा हो गया और उन्हें इतनी गहरी चोटें आईं कि बच नहीं पाए। उसके बाद मोनू की मां ने किसी तरह घर चलाया, दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, कपड़े सिलकर। मोनू के 2 छोटे भाई बहन भी थे। मोनू बस 8वीं तक पढ़ पाया। जब मोनू 18 साल का हुआ तो उसकी मां ने मुझसे बात की। वो बोली कि अखिल भैया, मोनू को कोई काम दिला दो, वो बहुत मेहनती है, आपके साथ काम करना चाहता है। मैंने मोनू से बात की। लड़का पतला दुबला था लेकिन आंखों में जोश था। उसे मैंने अपने साथ क्लीनर की नौकरी पर रख लिया। वो 8 साल पहले की बात है। तब से मोनू मेरे साथ है। वो सिर्फ क्लीनर नहीं है, मेरा साथी है और दोस्त भी। लंबे सफर में हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। कभी वो गाड़ी चलाता है तो मैं सो लेता हूं, कभी मैं चलाता हूं तो वो आराम करता है। मोनू बहुत हंसमुख लड़का है, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है। गानों का बहुत शौकीन है, गाड़ी में हमेशा गाने बजाता रहता है। कभी कभी खुद भी गाता है, भले ही सुर ना हो। उसने अपनी कमाई से अपनी मां का इलाज करवाया, जिनके घुटनों में दर्द रहता था। अपनी बहन की शादी में भी उसने अच्छा योगदान दिया। एक भाई को उसने ITI में डलवाया। मोनू मुझे भैया कहकर बुलाता है और मैं उसके साथ रहता हूं जैसे वो मेरा छोटा भाई हो। हम दोनों में अच्छी समझ है। कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक जरूर होती रहती है, लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है। मोनू को एक बात का डर था, भूत प्रेत का। वो ऐसी कहानियां सुनने से भी डरता था। मैं कभी कभी उसके इस डर पर मजाक बनाता था। मैं कहता कि अरे मोनू, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, अब भी भूतों से डरता है। वो कहता कि भैया आप मजाक मत उड़ाइए। मेरे गांव में एक बार वो कुछ कहानी शुरू करता और मैं हंस देता, लेकिन उस रात के बाद मैंने मोनू के डर को कभी मजाक नहीं समझा, क्योंकि उस रात हम दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। अब आपको उस यात्रा के बारे में बताता हूं जो हमारी जिंदगी बदल गई। ये बात है 3 साल पहले की, सितंबर महीने की। बारिश का मौसम खत्म हो रहा था, लेकिन अभी भी कभी कभी बरसात हो जाती थी। हमें दिल्ली से हैदराबाद तक माल ले जाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था जिसमें LED के पार्ट्स थे। उस वक्त मेरे पास एक नया ट्रक था, अशोक लीलैंड 2820। अच्छी गाड़ी थी, बस 2 साल पुरानी। हम उस पर कई लंबे सफर कर चुके थे। दिल्ली के फरीदाबाद से हमने माल लोड किया। शाम के 6 बज रहे थे। नॉर्मली मैं शाम को ही निकलना पसंद करता था, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और गाड़ी अच्छी चलती है। मोनू ने चाय लाई। हम दोनों ने चाय पीकर तैयारी की। मैंने ट्रक की चेकिंग की। टायर, लाइट, ब्रेक सब ठीक था। पेपर चेक किए, सब सही था। मोनू ने पूछा कि भैया चलें? मैंने कहा कि हाँ चल, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। रात में आगे ढंग का खाना नहीं मिलेगा। हमने पास के ढाबे पर खाना खाया, दाल रोटी और आलू की सब्जी। मोनू ने एक प्लेट पनीर भी ऑर्डर किया। उसने कहा कि भैया आज मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। खाना खाकर हम 7 बजे दिल्ली से निकले। प्लान ये था कि हम रात भर चलेंगे और सुबह तक मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। फिर दिन में थोड़ा आराम करेंगे और फिर हैदराबाद की तरफ बढ़ेंगे। रूट था नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली से आगरा, फिर ग्वालियर, झांसी, नागपुर होते हुए हैदराबाद तक। इस रूट में मैंने कई बार सफर किया था। अच्छी हाईवे थी, ज्यादातर जगहें रोशनी वाली थीं। शुरू के कुछ घंटे सब ठीक रहे। हम गाने सुनते रहे, बातें करते रहे। मोनू ने अपनी मां की कोई कहानी सुनाई, मैंने अपने बच्चों के बारे में बताया। रात के 10 बज गए थे और हम आगरा पार कर चुके थे। धौलपुर के पास से गुजर रहे थे। अब मोनू को नींद आने लगी थी। उसने कहा कि भैया आप ठीक हो ना, मैं थोड़ा सो लूं? मैंने कहा कि हाँ सो जा, अभी मैं ठीक हूं। ग्वालियर के बाद तू चलाना। मोनू पीछे सीट पर लेट गया। कुछ ही मिनटों में वो सो गया। मैंने FM पर कोई गाना लगाया और गाड़ी चलाता रहा। रात के 11 बजे हम ग्वालियर पहुंचे। मैंने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और मोनू को जगाया। उठ, ग्वालियर आ गया, चाय पी लेते हैं। हमने चाय पी। मोनू ने वॉशरूम इस्तेमाल किया और मैंने भी। फिर हमने सीट बदली। अब मोनू चलाने वाला था और मैं आराम करने वाला था। मोनू ने मुझसे पूछा कि भैया मैं कहां तक चलाऊं? मैंने कहा कि शिवपुरी तक चला, वहां फिर बदल लेंगे। करीब 1 घंटा है अभी।
मोनू गाड़ी चलाने लगा। मैं बगल वाली सीट पर थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। नींद नहीं आई, लेकिन आंखों को आराम मिल रहा था। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा कि गाड़ी की स्पीड कम हो गई है। मैंने आंखें खोली। मैंने मोनू से पूछा कि क्या हुआ, स्पीड कम क्यों की? मोनू बोला कि भैया सामने कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत कोहरा है। मैं सीधा बैठा और देखा। सच में अचानक इतना घना कोहरा आ गया था कि 10 मीटर आगे कुछ नहीं दिख रहा था। हेडलाइट की रोशनी कोहरे में ही घुल रही थी। मैंने हैरानी से कहा कि अजीब बात है, सितंबर में इतना कोहरा? मोनू बोला कि न जाने भैया क्या हुआ, अभी तक तो साफ था। मैंने कहा कि ठीक है, धीरे चला और हॉर्न बजाते रहना। मोनू बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था। स्पीड शायद 30-40 से ज्यादा नहीं थी। हम दोनों आगे सड़क पर नजरें गड़ाए थे। करीब 15 मिनट ऐसे ही चलने के बाद मुझे लगा कि कुछ अजीब है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ साए चल रहे हों। मैंने मोनू से पूछा कि मोनू, तू देख रहा है ना? उसने पूछा कि क्या भैया? मैंने कहा कि वो देख, सड़क किनारे कुछ चल रहा है लगता है। मोनू ने ध्यान से देखा और बोला कि भैया शायद जानवर हैं या फिर लोग। मैंने कहा कि हाँ, हो सकता है, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर अचानक एक तेज आवाज आई, किसी की चीख जैसी। मोनू ने झटके से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। ये क्या था भैया? मोनू की आवाज में डर था। मैंने कहा कि पता नहीं, शायद कोई जानवर की आवाज हो, लेकिन वो कोई जानवर की आवाज नहीं थी। वो किसी औरत की चीख थी, दर्द भरी और डरावनी चीख। मोनू बोला कि भैया मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, चल। गाड़ी आगे बढ़ा। मोनू ने गियर लगाया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इंजन चल रहा था, लेकिन गाड़ी जैसे अटक सी गई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्लच ठीक से छोड़ा? मोनू बोला कि हाँ भैया, लेकिन गाड़ी बढ़ नहीं रही। मैंने खुद गियर चेक किया, सब कुछ ठीक था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन की आवाज बढ़ी, लेकिन गाड़ी नहीं चली। मैंने कहा कि नीचे उतरकर देखना पड़ेगा। मोनू बोला कि भैया मैं नीचे नहीं उतरूंगा, आप भी मत जाओ, कुछ गड़बड़ है यहाँ। मोनू की आवाज में घबराहट थी। मैंने कहा कि अरे पागल, कुछ नहीं होगा, शायद कोई पत्थर या लकड़ी फंस गई हो, बस 1 मिनट में देख लेता हूं। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कोहरा इतना घना था कि अपने हाथ भी साफ नहीं दिख रहे थे। मैं टॉर्च लेकर ट्रक के आगे गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने टायर चेक किए, वो भी ठीक थे। मैं वापस केबिन में चढ़ा और मोनू से बोला कि कुछ नहीं है, सब ठीक है। मोनू बोला कि तो फिर गाड़ी चल क्यों नहीं रही है भैया? मैं बोला कि पता नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। इस बार जब मैंने गियर लगाया तो गाड़ी चल पड़ी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने मोनू से कहा कि देख, चल गई, घबराता क्यों है बे? लेकिन मोनू की घबराहट कम नहीं हुई। वो लगातार शीशे से बाहर देख रहा था। हम फिर से धीरे धीरे चलने लगे। मैं चला रहा था अब। मोनू बगल में बैठा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार बाहर की तरफ थीं। करीब 5 मिनट चलने के बाद कोहरा थोड़ा कम हो गया। अब रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगा था। मैंने राहत की सांस ली और स्पीड बढ़ाई। भैया वो देखिए, मोनू ने अचानक चिल्लाकर कहा। मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक औरत सफेद कपड़ों में, पीठ हमारी तरफ थी। मैंने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी उससे करीब 20 मीटर पहले ही रुक गई। ये यहां क्या कर रही है? मैंने खुद से कहा। औरत हिली नहीं, बस खड़ी रही। उसके लंबे बाल थे जो कमर तक आ रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो हिली नहीं। भैया चलिए यहां से, कुछ गड़बड़ है। मोनू की आवाज कांप रही थी। मैंने कहा कि अरे, लेकिन वो हटेगी कैसे? रास्ते में खड़ी है। मैंने खिड़की खोली और चिल्लाकर कहा कि अरे हटो रास्ते से, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं गाड़ी से उतरने ही वाला था कि मोनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि भैया प्लीज मत जाइए, कुछ ठीक नहीं है, मुझे पक्का लग रहा है। मैं बोला कि तो क्या करूं, यहीं बैठे रहें। तभी वो औरत धीरे धीरे घूमने लगी, बहुत आहिस्ता से, जैसे किसी पुतली को घुमाया जा रहा हो। और जब वो पूरी तरह घूम गई तो जो हमने देखा वो भगवान करे कि किसी को ना देखना पड़े। उसका चेहरा ही नहीं था, बस एक काला खोखला अंधेरा था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 लाल रोशनी जैसी चीजें थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मोनू चिल्ला उठा। मैं भी सन्न रह गया।
फिर वो औरत तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। लेकिन वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मोनू चिल्लाया कि भैया भगाओ गाड़ी, भगाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह गियर लगाया और गाड़ी साइड से मोड़कर तेजी से आगे बढ़ा दी। वो औरत हमारी बगल से गुजरी। मुझे ऐसा लगा कि उसने गाड़ी को छुआ। पूरी गाड़ी में एक अजीब ठंडक फैल गई। मैं पूरी स्पीड से गाड़ी भगा रहा था, 80, 90, 100। मैंने साइड मिरर में देखा तो वो औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी। धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी और फिर गायब हो गई। करीब 10 मिनट तक हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस गाड़ी चलाता रहा। मोनू अपनी सीट पर सिकुड़ा बैठा था, हाथ जोड़े हुए कुछ बुदबुदा रहा था। शायद हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मेरा दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। क्या था वो? भूत, प्रेत या कोई भ्रम? मोनू ने अचानक कहा, भैया। मैंने कहा कि हाँ बोल। वो बोला कि आपने भी देखा ना? मैंने कहा कि हाँ देखा ना। वो बोला कि तो मैं पागल नहीं हूं? मैंने कहा कि नहीं, हम दोनों ने देखा, लेकिन शायद कोई भ्रम हो। कोहरे में, अंधेरे में भैया वो हमारी तरफ आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं था। मोनू की आवाज में दहशत थी। मैंने कहा कि शांत हो जा, हम यहां से दूर आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं खुद कितना शांत था। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। मैंने उन्हें देखा। हम दोनों इतनी ठंड में भी पसीने से भीगे हुए थे। हम शिवपुरी पहुंचे। एक बड़े ढाबे पर गाड़ी रोकी। बाहर और भी ट्रक खड़े थे। लोग दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ रोशनी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने कहा कि चल चाय पीते हैं। हम उतरे और ढाबे में गए। वहां और भी ड्राइवर बैठे थे। हमने चाय ऑर्डर की। मोनू की हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मोनू संभाल खुद को, सब ठीक है अब। वो बोला कि भैया हमें वापस जाना चाहिए, मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहा है तू? हमें हैदराबाद जाना है, माल डिलीवर करना है। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन रुक गया। मैंने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चाय आई, हमने पी। गरम चाय से थोड़ी राहत मिली। मैंने एक बीड़ी सुलगाई। मैं सिर्फ टेंशन में ही बीड़ी पीता था। बगल की टेबल पर 2 और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। मैंने उनकी बातें सुनी। हाँ भाई, वो जगह बहुत खतरनाक है, खासकर रात में। दूसरे ने पूछा कि कौन सी जगह? पहला वाला बोला कि अरे शिवपुरी से पहले जहां वो पुराना कुआं है, वहां कई लोगों को अजीब चीजें दिखती हैं। मेरा ध्यान उनकी बातों पर गया। मैं उनके करीब गया और बोला कि माफ कीजिए भाई साहब, आप किस जगह की बात कर रहे हैं? वो बड़े उम्र के ड्राइवर थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले कि आप नए लगते हैं इस रूट पर, कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा कि दिल्ली से, हैदराबाद जा रहे हैं। वो बोले कि अच्छा तो सुनिए भाई, शिवपुरी से करीब 15-20 किलोमीटर पहले एक जगह है जहां सड़क के दाईं तरफ एक पुराना कुआं है। अब तो झाड़ियों में छुप गया है, लेकिन पहले वहां एक गांव हुआ करता था। मैंने पूछा तो वो बोले कि वो गांव अब नहीं है। करीब 40 साल पहले वहां कुछ हुआ था, पूरा गांव खत्म हो गया। कहते हैं कि एक औरत थी जिस पर जादू होना का इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे जिंदा उस कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद एक एक करके पूरे गांव के लोग मरने लगे। बीमारी, एक्सीडेंट, आत्महत्या, तरह तरह से। बचे खुचे लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने पूछा कि और अब? वो बोले कि अब वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को अजीब चीजें दिखती हैं। कोई औरत दिखती है सफेद कपड़ों में। कुछ लोगों की गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती है। कुछ को आवाजें सुनाई देती हैं। मोनू भी अब हमारे पास आ गया था। वो बुरी तरह से डर गया था। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, वो औरत, उसका चेहरा कैसा होता है? उस ड्राइवर ने मुझे ध्यान से देखा, फिर बोला कि आपने क्या देखा? मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं बोला कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो बोले कि देखिए भाई, मैं 25 साल से इस रूट पर चलता हूं। मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन जितने भी लोगों ने देखा है, सबने एक ही बात कही है कि उसका कोई चेहरा नहीं होता, बस अंधेरा होता है और आंखें लाल। इतना सुनते ही मोनू की चाय का कप हाथ से छूट गया और जमीन पर गिर गया। दूसरे ड्राइवर ने पूछा कि ओहो, क्या हुआ भाई? मोनू ने कहा कि कुछ नहीं, सॉरी। मैंने ढाबे वाले से माफी मांगी और टूटे कप के पैसे दिए। फिर मोनू का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। भैया, मैं सही कह रहा था ना, वो असली थी।
हमने भूत देखा, मोनू घबराहट में बोल रहा था। मैंने कहा कि शांत हो जा, हो सकता है कि ये सब बस संयोग हो। वो बोला कि भैया वो कोई संयोग नहीं था, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उन्होंने बताया। कोई चेहरा नहीं, लाल आंखें। मैं क्या कहता, मैं खुद भी डरा हुआ था, लेकिन मुझे मोनू को संभालना था। मैंने उससे कहा कि देख मोनू, ये जो भी था, अब हम उस जगह से दूर हैं, अब कुछ नहीं होगा, चल थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, सुबह की रोशनी में निकलेंगे। वो बोला कि हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। हम गाड़ी में वापस आ गए, पीछे की सीट को थोड़ा फ्लैट किया और लेट गए। मोनू ने सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए, लेकिन नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वो औरत का चेहरा घूम रहा था, वो खालीपन, वो लाल आंखें और वो ठंडक जो गाड़ी में फैल गई थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। सोचा कि 4 बजे तक यहीं रुकेंगे, फिर सुबह उजाला होने पर निकलेंगे। मोनू भी जाग रहा था और मैं उसकी सांसें सुन सकता था। मैंने उससे कहा कि मोनू सो जा। वो बोला कि भैया मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा कि तू कोशिश तो कर। थोड़ी देर बाद मोनू की सांसें धीमी हो गईं, शायद सो गया था। मैंने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी मुझे कुछ सुनाई दिया, कोई आवाज जो कि बहुत धीमी थी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने आंखें खोली, आवाज बाहर से आ रही थी। मैं चुपचाप उठा और शीशे से बाहर देखा। ढाबे में अभी भी रोशनी थी, कुछ लोग बैठे थे, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन वो आवाज फिर आई, एक औरत की रोने की आवाज, दर्द भरी और तड़पती हुई। मैंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम था या फिर कोई वास्तविक औरत रो रही होगी पास में। मैं फिर लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी, अब थोड़ी और तेज। और फिर मुझे लगा कि वो आवाज और करीब आ रही है, जैसे कोई गाड़ी के पास आ रहा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मोनू को देखा तो वो सो रहा था। मैंने फिर से शीशे से बाहर देखा, और जो मैंने देखा वो मुझे आज भी रातों में जगा देता है। गाड़ी के बिल्कुल पास शीशे के सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा बिल्कुल शीशे के सामने था। वो लाल आंखें सीधे मुझे देख रही थी। मैं चीख नहीं पाया, मेरी आवाज ही नहीं निकली, मैं बस जाम गया। वो औरत ने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां लंबी और काली थी, नाखून नुकीले। उसने शीशे पर अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। शीशे पर भाप जम गई, जैसे बहुत ठंडा हो गया हो, और उसमें उसने लिखा कि बचाओ। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं न जाने कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर धीरे धीरे मैंने मोनू को हिलाया। मोनू, मोनू उठ। वो उठा और बोला कि क्या हुआ भैया? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस यहां से चलना है अभी। वो बोला कि अभी? लेकिन अभी तो रात है। चल, मैंने कहा। मेरी आवाज में जो सख्ती थी उससे मोनू समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत सीधा बैठ गया और बोला कि क्या हुआ भैया? मैंने शीशे की तरफ इशारा किया। वो बचाओ अब भी लिखा हुआ था भाप में। मोनू ने देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। हे भगवान, ये क्या है? मैंने कहा कि शांत रह, अब हमें यहां से निकलना है अभी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स चमकाई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हम ढाबे से बाहर निकले और सड़क पर आ गए। मैंने पूरी स्पीड से गाड़ी भगा दी। वो बोला कि भैया धीरे चलाइए, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मैं धीरे नहीं चला, मैं जितना तेज जा सकता था उतना तेज जा रहा था। मुझे बस वहां से दूर निकलना था। करीब आधे घंटे बाद मैंने थोड़ी स्पीड कम की। हम झांसी की तरफ बढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हो रहा था। मोनू ने एक बोतल से पानी पिया और मुझे भी दिया और पूछा कि भैया वो शीशे पर वो क्या था? मैंने कहा कि पता नहीं। वो बोला लेकिन बचाओ किसने लिखा? मैंने कहा कि मोनू मुझे नहीं पता, और सच कहूं तो जानना भी नहीं चाहता। हम चुपचाप चलते रहे। धीरे धीरे रात का अंधेरा कम होने लगा, सुबह की पहली किरणें दिखने लगी। सुबह की रोशनी में सब कुछ बेहतर लगने लगा। वो रात का डर थोड़ा कम होने लगा। शायद हमने सच में कुछ देखा था या शायद नहीं, लेकिन अब दिन था और दिन में भूत प्रेत नहीं होते, कम से कम ऐसा तो हम सोचते थे। सुबह 7 बजे हम झांसी पहुंचे, एक बड़े ढाबे पर रुके, नहा धोकर फ्रेश हुए, नाश्ता किया और चाय पी। थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ। मोनू ने पूछा कि भैया हम आज की रात कहीं ढंग की जगह रुकेंगे ना, किसी होटल में? मैंने कहा कि हाँ, नागपुर में रुकेंगे, वहां एक अच्छा लॉज है जो मुझे पता है। उसने कहा कि ठीक है भैया,
हमने फिर से यात्रा शुरू की। दिन में सफर करना अच्छा लग रहा था। रोड साफ दिख रही थी, ट्रैफिक था, लोग थे, सब कुछ नॉर्मल था। दोपहर तक हम मध्य प्रदेश में काफी अंदर आ गए थे। रास्ते में कई बार रुके, डीजल टैंक फुल करवाया, खाना खाया। मोनू ने अपनी माँ को फोन किया और मुझसे पूछा कि भैया, माँ ने पूछा है कि कब तक पहुंचेंगे। मैंने कहा कि कल रात तक हैदराबाद पहुंच जाएंगे, फिर परसों वापस निकलेंगे। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा और मेरे मन में फिर से वो बेचैनी होने लगी। मोनू ने पूछा कि भैया, आज हम लोग रात में नहीं चलेंगे ना। मैंने कहा कि नहीं, नागपुर में रुक जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हम छिंदवाड़ा के पास से गुजर रहे थे कि अचानक ट्रक में एक अजीब आवाज आने लगी। मोनू ने पूछा कि भैया, ये कैसी आवाज आ रही है। मैंने गौर से सुना, आवाज इंजन से आ रही थी। शायद कोई पुर्जा ढीला हो गया है। लेकिन थोड़ी देर में आवाज और बढ़ गई और फिर अचानक गाड़ी स्पीड कम होने लगी। मैंने खुद से कहा कि ये क्या हो रहा है। मैंने एक्सेलेरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी और धीमी होती गई और आखिरकार गाड़ी रुक ही गई, बिल्कुल ठप। इंजन चालू था लेकिन गाड़ी नहीं चल रही थी। अरे नहीं, अभी नहीं, मैं घबरा गया। मैं गाड़ी से उतरा और बोनट खोला। धुआं निकल रहा था, इंजन बहुत गर्म हो गया था। मोनू ने पूछा कि क्या हुआ भैया। मैंने कहा कि पता नहीं, शायद ओवर हीटिंग हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। मैंने इंजन चेक किया, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट मैकेनिक नहीं था। बेसिक चीजें समझता था, लेकिन ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। मोनू बोला कि अब क्या करेंगे भैया। मोनू की आवाज में चिंता थी। मैंने चारों तरफ देखा। हम एक ऐसी जगह पर थे जहां दोनों तरफ घने पेड़ थे। रास्ता तो हाईवे था, लेकिन इस वक्त कोई ट्रैफिक नहीं था। मैंने अपने फोन से पास के मैकेनिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा था। मैंने मोनू से कहा कि मोनू, तेरे फोन में नेटवर्क है क्या। उसने चेक किया और बोला कि थोड़ा है भैया, लेकिन बहुत कमजोर। सूरज लगभग ढल चुका था, अंधेरा होने लगा था। मैंने कहा कि चल, किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी, कोई गाड़ी रुकवाते हैं। हमने कुछ गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। सब अपनी स्पीड से निकल गए। आखिरकार एक छोटा ट्रक रुका। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका और बोला कि क्या हुआ भाई। मैंने कहा कि गाड़ी खराब हो गई है, क्या आपके पास कोई मैकेनिक का नंबर है। उसने एक नंबर दिया और बोला कि यह रामू का नंबर है, पास की गैराज का मालिक है, उसे बुला लो, लेकिन रात में आएगा कि नहीं ये पता नहीं। मैंने कहा कि धन्यवाद भाई साहब। वो चला गया। मैंने उस नंबर पर कॉल किया। कई बार घंटी बजी, फिर किसी ने फोन उठाया। मैंने बोला कि हेलो जी, नमस्ते, क्या आप रामू जी बोल रहे हैं। वो बोला कि हाँ बोलो। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला कि भाई साहब, रात हो गई है, अब मैं नहीं आ सकता, सुबह आ जाऊंगा। मैंने कहा कि लेकिन भाई, हमारी गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, हमें आज नागपुर पहुंचना है। वो बोला तो फिर ऐसा करो कि मैं सुबह 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, अभी आप वहीं रुक जाओ। मैंने कहा कि यहां रात भर, लेकिन ये तो जंगल जैसा इलाका है। वो बोला कि और कोई चारा नहीं है भाई साहब, रात में इतनी दूर आने का मुझे अलग से चार्ज लगेगा और वैसे भी अब बहुत देर हो गई है। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। मैं और मोनू एक दूसरे को देखने लगे। मोनू बोला कि तो भैया अब क्या करेंगे। मैंने कहा कि लगता है कि आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। मोनू का चेहरा उतर गया। वो बोला कि भैया, मुझे यहां डर लग रहा है, कहीं कल की रात जैसा ना हो कुछ। मैंने समझाते हुए कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। देख, हम गाड़ी में ही रहेंगे, सब दरवाजे बंद रखेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं खुद कितना आश्वस्त था। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती थी। हमने गाड़ी के अंदर ही खाना खाया। मोनू ने दोपहर में ढाबे से कुछ पराठे और सब्जी पैक करवा ली थी। हमने वो खाए। खाने के बाद हमने रेडियो चालू किया, कुछ गाने सुने, बातें की, कोशिश की कि मन को हल्का रखे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, वैसे वैसे बेचैनी भी बढ़ती गई। रात के 10 बज गए थे। बाहर घुप अंधेरा था। कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती तो उसकी हेडलाइट से थोड़ी रोशनी होती, फिर अंधेरा। मोनू ने कहा कि भैया, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा कि सो जा, मैं जाग रहा हूं। वो बोला कि आप भी सो जाइए ना, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि नहीं, तू सो, मुझे नींद नहीं आ रही। मोनू पीछे की सीट पर लेट गया। थोड़ी देर में उसकी सांसें गहरी हो गईं। वो सो गया था। मैं अकेला जाग रहा था।
मैंने बत्ती बुझा दी थी क्योंकि बैटरी बचानी थी। बस चांदनी की हल्की रोशनी थी। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, छायाएं नाच रही थीं। फिर मुझे लगा कि दूर कोई रोशनी दिखाई दी, एक छोटी सी रोशनी, जैसे कोई लाल लटेन लेकर आ रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो हाँ, कोई आ रहा था, धीरे धीरे करीब आ रहा था। मैंने राहत की सांस ली। शायद कोई गांव वाला होगा या कोई राहगीर, कम से कम कोई इंसान तो है। वो रोशनी और करीब आई। अब मैं एक आकृति देख सकता था, कोई व्यक्ति था, लेकिन वो अजीब तरीके से चल रहा था। धीमे लड़खड़ाते हुए कदम, रोशनी और करीब आई। अब वो हमारी गाड़ी से सिर्फ 50 मीटर दूर था और तभी चांद बादलों से बाहर आया। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जो इंसान की शक्ल में था, लेकिन था नहीं। उसका शरीर टेढ़ा था, जोड़ गलत एंगल पर मुड़े हुए थे, सिर एक तरफ को लटका हुआ था। और वो जो रोशनी थी वो कोई लालटेन नहीं थी। वो रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। उसे देखकर मेरा तो खून जम गया। वो चीज धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ती रही। अब वो 30 मीटर दूर थी, फिर 20, फिर 10। मैं हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, बस देखता रह गया। वो चीज गाड़ी के एकदम पास आ गई। अब मैं उसे साफ देख सकता था। उसका चेहरा, भगवान करे कि किसी को ना दिखे ऐसा चेहरा। जली हुई चमड़ी, गिरा हुआ मांस और वो आंखें, वो चमकती जलती हुई आंखें। उसने गाड़ी की तरफ देखा, सीधे मेरी तरफ। फिर उसका मुंह खुला और उसमें से एक आवाज निकली। कोई शब्द नहीं, बस एक लंबी और दर्द भरी चीख। मैं चीखने ही वाला था कि तभी मोनू जाग गया और बोला कि क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना? और खिड़की के बाहर देखा और देखते ही वो चीख पड़ा। उस चीख से वो चीज थोड़ी पीछे हटी, फिर अचानक तेजी से गाड़ी की तरफ लपकी। उसने गाड़ी के बोनट पर अपने हाथ मारे जोर से, इतना जोर से कि पूरी गाड़ी हिल गई। मोनू चिल्लाया कि भैया गाड़ी भगाओ। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैं घबराहट के मारे चाबी बार बार घुमाता रहा। उस चीज ने फिर से बोनट पर वार किया, इतनी जोर से कि बोनट पर एक गड्ढा पड़ गया। मोनू रोने लगा। उम्मीद तो कोई नहीं थी क्योंकि गाड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने फिर से कोशिश की और इस बार गाड़ी चालू हो गई। लेकिन वो चीज अब बोनट पर चढ़ गई थी। वो शीशे से हमें देख रही थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो भयानक आंखें हमें घूर रही थीं। मैंने गियर लगाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाई। वो चीज बोनट से फिसल कर नीचे गिर गई। मैंने साइड मिरर से देखा तो वो जमीन पर पड़ी थी, फिर धीरे धीरे उठी। उसका शरीर सामान्य तरीके से नहीं उठा। पहले सिर उठा, फिर धड़, फिर पैर, जैसे कोई रिवर्स में वीडियो चला रहा हो। और फिर वो हमारी तरफ दौड़ी तेजी से, बहुत तेजी से। मैं पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहा था, 70, 80, 90, लेकिन साइड मिरर में मैं देख सकता था कि वो चीज अभी भी हमारे पीछे थी, दौड़ती हुई, और हमारे जितनी ही तेजी से। मोनू बोला कि भैया वो आ रही है, वो आ रही है। मैंने और तेज किया, 100, 110। गाड़ी हिल रही थी, लेकिन मैंने स्पीड कम नहीं की। और फिर अचानक वो चीज रुक गई, बस खड़ी हो गई रोड के बीच में और धीरे धीरे गायब होने लगी। हम करीब 20 मिनट तक पूरी स्पीड से चलते रहे। फिर आगे रोशनी दिखाई दी, कुछ घर, एक ढाबा और लोग। मैंने एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। हम दोनों कांप रहे थे, पसीने से तरबतर। क्या था वो भैया? मोनू की आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने कहा कि पता नहीं। हम ढाबे के अंदर गए, वहां कुछ लोग बैठे थे। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। उसने हमें देखा और बोला कि आइए भाई साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने कांपती आवाज में कहा कि चाय दे दो। उस आदमी ने हमें ध्यान से देखा और बोला कि आप लोग ठीक तो है ना? बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैं क्या कहता कि हमने अभी अभी कोई भूत देखा है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गए हैं, सफर लंबा है इसलिए। उसने चाय दी, हमने चाय पी। गरम चाय से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी वहां बैठा एक और आदमी बोला कि आप लोग कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा कि दिल्ली से आ रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। रात में इस रास्ते पर गाड़ी खराब हो गई थी, पीछे कुछ किलोमीटर पहले। अभी ठीक हुई तो चले आए। वो आदमी ने दूसरे आदमी को देखा। दोनों के बीच कुछ नजर का आदान प्रदान हुआ। उसने पूछा कि आपने वहां कुछ देखा क्या? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पूछा कि क्या मतलब? वो बोले कि मेरा मतलब है कोई अजीब चीज, कुछ जो नॉर्मल ना हो। मैं चुप रहा, लेकिन मोनू बोल पड़ा
कि हाँ, हमने देखा। एक चीज थी, इंसान जैसी, लेकिन भगवान करे किसी को ना दिखे। वो दोनों गंभीर हो गए। ढाबे का मालिक भी पास आ गया। ढाबे वाले ने कहा कि तो आप लोगों ने भी देख लिया? आप अकेले नहीं हो, पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने उसे देखा है। मैंने पूछा कि वो क्या है? उसने कहा कि बैठिए, आपको पूरी कहानी बताते हैं। हम सब बैठ गए। ढाबे वाले ने सिगरेट सुलगाई और बोलने लगा, ये बात है करीब 15 साल पहले की। जहां आपकी गाड़ी खराब हुई थी, वहां से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव था, रामपुर। बहुत छोटा गांव, सिर्फ 20-25 घर, लोग खेती करते थे, सीधे सादे लोग। उस गांव में एक लड़की थी, गीता नाम की, बहुत सुंदर थी। उसकी शादी पास के गांव में एक लड़के से होने वाली थी। लड़के का नाम था राजू, वो ट्रक ड्राइवर था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ये कहानी कहां जा रही थी? वो बोला कि शादी से 1 हफ्ता पहले राजू का एक्सीडेंट हो गया। रात में ट्रक चला रहा था, नींद आ गई और खाई में गिर गया। मौके पर ही मौत हो गई। गीता का दिल टूट गया। वो राजू से बहुत प्यार करती थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सब सामान आ चुका था, और फिर एक दिन सब खत्म। गीता पागल हो गई। वो रोज उसी जगह पर जाती थी जहां राजू का एक्सीडेंट हुआ था। रात रात भर वहां बैठी रहती, राजू को पुकारती रहती। गांव वाले उसे समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसके माँ बाप भी परेशान हो गए थे। फिर एक रात वो गांव से अकेली निकली, उसी जगह की तरफ जहां राजू मरा था, और फिर कभी वापस नहीं आई। अगले दिन गांव वालों ने उसे खोजा। वो मिली पास के एक पेड़ के नीचे, मरी हुई। गले में उसके दुपट्टा लिपटा हुआ था। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। मुझे ठंड लग रही थी, हालांकि वहां गर्मी थी। उसके बाद से उस इलाके में अजीब चीजें होने लगी। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को एक औरत दिखाई देती, सफेद कपड़ों में। कभी वो रो रही होती, कभी चीख रही होती। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे एक ट्रक रोकते हुए देखा, और फिर उसका रूप बदलने लगा। पहले वो सिर्फ रोती थी, फिर वो गुस्सा करने लगी, लोगों को डराने लगी, उनका पीछा करने लगी। कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया। 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो गई। दोनों ने उस इलाके में रात के वक्त कुछ देखा और घबराहट में गाड़ी खाई में गिर गई। तब से सब जानते हैं कि रात में उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ट्रक ड्राइवरों को, क्योंकि वो गीता, वो अब भी अपने राजू को ढूंढ रही है। और जब भी कोई ट्रक दिखता है तो वो सोचती है कि शायद राजू ही हो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो राजू नहीं है तो वो गुस्से में आ जाती है, और तब वो खतरनाक हो जाती है। सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। मोनू रो रहा था, चुपचाप आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा कि तो हमने वहीं देखा? वो बोले कि हाँ, शायद, या शायद वो कोई और भी हो सकता है। इस इलाके में बहुत पुरानी कहानियां हैं, बहुत सी आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी, लेकिन गीता सबसे ज्यादा एक्टिव है, खासकर पूर्णिमा की रातों में। मैंने खिड़की से बाहर देखा, आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, क्योंकि आज पूर्णिमा थी। मैंने कहा कि हमें यहां से निकलना है, अभी। अभी के अभी? वो ढाबे वाला बोला कि लेकिन भाई साहब, अभी तो रात है और आपकी गाड़ी भी ठीक से नहीं चल रही। मैंने कहा कि पता नहीं, लेकिन हम यहां नहीं रुक सकते, कम से कम किसी बड़े शहर तक तो पहुंच ही जाएंगे। वो बोला कि नागपुर अभी भी 80 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम चलेंगे। मैंने चाय के पैसे दिए और बाहर निकला। मोनू भी पीछे पीछे आया। गाड़ी देखी, बोनट में सच में गड्ढा था, जैसे किसी ने बहुत जोर से मारा हो। मोनू ने कहा कि भैया, ये तो सच में हुआ है। मैंने कहा कि हाँ, अब चल जल्दी कर। हम गाड़ी में बैठे और चाबी घुमाई, इंजन चालू हो गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। हम निकल पड़े। मैं तेज चला रहा था, जितना तेज हो सके। सड़क वीरान थी, बीच बीच में कोई गाड़ी आती जाती दिखती, लेकिन ज्यादातर सन्नाटा था। मोनू ने कहा कि भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि डर तो मुझे भी लग रहा है मोनू, लेकिन हम बस थोड़ी देर में नागपुर पहुंच जाएंगे, वहां सब ठीक हो जाएगा। हम करीब 30 मिनट चले ही थे कि अचानक गाड़ी में फिर से वही आवाज आने लगी। नहीं, फिर से नहीं, मैं चिल्लाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होने लगी। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। मोनू ने घबराते हुए कहा कि यह क्या हो रहा है। मैं गाड़ी से उतरा और बोनट खोला। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फिर से चढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट तो हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी।
ये तो वैसा ही हो रहा था जैसा पहली रात हुआ था, मोनू ने कहा। और तभी मुझे याद आया कि पहली रात जब गाड़ी रुक गई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और तब वो औरत दिखी थी। मैंने चारों तरफ देखा, सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, घना अंधेरा था। मोनू ने कांपते हुए कहा कि भैया वो देखिए। मैंने देखा तो दूर पेड़ों के बीच कुछ सफेद दिखाई दिया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। नहीं 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 नहीं, मोनू बुदबुदाने लगा। वो सफेद चीज करीब आती रही, अब साफ दिख रहा था। एक औरत थी सफेद साड़ी में, लंबे बाल। वो सड़क पर आ गई और हमारी गाड़ी की तरफ चलने लगी। मोनू चिल्लाया कि भैया गाड़ी चलाओ जल्दी। मैंने फिर से कोशिश की, गाड़ी नहीं चली। वो औरत करीब आती रही। अब वो 50 मीटर दूर थी। मैंने हॉर्न बजाया जोर जोर से, लेकिन वो रुकी नहीं। अब 30 मीटर। मैंने सारी लाइट्स जला दी, पूरी बीम लाइट उसकी तरफ कर दी। वो थोड़ी रुकी, हाथ से आंखें ढकी, फिर से आगे बढ़ने लगी। अब 20 मीटर। मोनू चीखने लगा। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया, सारी खिड़कियां बंद कर दी। अब 10 मीटर। वो औरत हमारी हेडलाइट की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए, और चेहरा, इस बार उसका चेहरा था, लेकिन वो चेहरा इतना खौफनाक था कि बिना चेहरे वाली औरत बेहतर थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, पूरी काली, कोई पुतली नहीं, बस काला अंधेरा, और उसके गाल धंसे हुए थे, होंठ फटे हुए, और मुंह से काला तरल पदार्थ निकल रहा था। वो गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई, मेरे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने दरवाजे पर हाथ रखा और खटखटाया, ठक ठक ठक, बहुत धीरे से, बहुत सभ्यता से। फिर उसने शीशे से अंदर देखा। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था। वो काली आंखें सीधे मुझे देख रही थी, और फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया। भगवान करे कि किसी को वो मुस्कान न देखनी पड़े। उसके होंठ चौड़े होते गए, इतने चौड़े कि उसके कान तक पहुंच गए, और उसके मुंह में सिर्फ काला अंधेरा था, कोई दांत नहीं, कोई जीभ नहीं। राजू, एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई दी। राजू तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। मैं राजू नहीं हूं, मैं चिल्लाया। मैं अखिल हूं, मैं राजू नहीं हूं। वो औरत रुकी, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो बोली कि तो तुम राजू नहीं हो? उसकी आवाज अब भारी हो गई थी, एकदम भारी। मैंने कहा कि नहीं, मैं राजू नहीं हूं। वो बोली कि तो फिर तुम कौन हो? राजू कहाँ है? मुझे मेरा राजू चाहिए। उसने दरवाजे पर इतनी जोर से मारा कि पूरी गाड़ी हिल गई। फिर से बोली कि राजू कहाँ है, बताओ बताओ मुझे। वो चिल्ला रही थी। फिर से उसने जोर से वार किया, इतनी जोर से कि शीशे में दरार आ गई। मोनू चिल्लाया कि भैया वो अंदर आ जाएगी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत गियर लगाया और फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। वो औरत पीछे छूट गई, लेकिन उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, नहीं, रुको, राजू, राजू। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस आगे देखता रहा और गाड़ी भगाता रहा। करीब 15 मिनट बाद हमें आगे रोशनियां दिखाई दी, बहुत सारी रोशनियां। हम नागपुर की सीमा में आ गए थे। जैसे ही हम शहर में दाखिल हुए, मुझे लगा जैसे एक भारी बोझ हट गया। यहां लोग थे, गाड़ियां थीं, रोशनी थी, सब कुछ सामान्य था। मैंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। हम दोनों उतरे। मेरे पैर कांप रहे थे। मोनू की हालत और खराब थी। वो गाड़ी से उतरते ही जमीन पर बैठ गया। उसने कहा कि पानी दो। मैंने पास की दुकान से पानी की बोतल ली और हम दोनों ने पिया। मोनू ने पूछा कि भैया अब आगे क्या करेंगे? मैंने कहा कि यहीं रुकेंगे, किसी होटल में, सुबह तक यहीं रहेंगे। वो बोला कि फिर? मैंने कहा कि फिर क्या, फिर हैदराबाद जाना है, माल डिलीवरी करना है। मोनू बोला कि लेकिन वापस कैसे आएंगे? उसी रास्ते से तो आना पड़ेगा। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, उसी डर से जो मेरे अंदर भी था। मैंने कहा कि सोचेंगे, अभी बस यहां रुकते हैं। हम एक छोटे से लॉज में गए, 2 कमरे लिए। मोनू अकेला सोने से डर रहा था, तो हम दोनों एक ही कमरे में रुके। रात भर हम में से किसी को नींद नहीं आई, बस लेटे रहे और छत को देखते रहे। बीच बीच में कोई बोलता तो दूसरा जवाब देता, लेकिन ज्यादातर सन्नाटा रहा। सुबह जब रोशनी हुई तो थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हम नहा धोकर तैयार हुए, नीचे होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। मोनू ने अचानक कहा कि भैया मैं घर जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि क्या? वो बोला कि मैं यह काम नहीं कर सकता।
मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं और नहीं कर सकता। मैंने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने कहा कि मोनू समझ, हमें यह डिलीवरी पूरी करनी है, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। वो बोला कि तो आप कर लीजिए। मैं नहीं कर सकता, प्लीज भैया मुझे जाने दीजिए। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि मैं खुद भी डरा हुआ था। मैंने कहा कि ठीक है, तू ट्रेन से घर चला जा, मैं अकेले चला जाऊंगा। वो बोला कि लेकिन भैया अकेले कैसे? मैंने कहा कि मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर। मैंने उसे थोड़े पैसे दिए और उसे स्टेशन छोड़ आया। ट्रेन में बिठाया। वो जाते जाते रो रहा था। भैया माफ कर दीजिए, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू घर जा और अपनी मां का ख्याल रख। ट्रेन चली गई और मैं अब अकेला रह गया। मैं वापस गाड़ी के पास आया। अब मैं अकेला था। मुझे अकेले ही हैदराबाद जाना था, माल डिलीवर करना था और फिर उसी रास्ते से वापस आना था। मैंने गाड़ी चेक की, मैकेनिक को बुलाया। उसने गाड़ी देखी। वो बोला कि साहब बड़ी प्रॉब्लम थी, कूलिंग सिस्टम में दिक्कत थी, लेकिन अब ठीक कर दिया है, अब कोई समस्या नहीं होगी। मैंने उसे पैसे दिए और फिर हैदराबाद की तरफ निकल पड़ा। दिन में सफर अच्छा रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। शाम तक मैं हैदराबाद पहुंच गया, माल डिलीवर किया और पेमेंट किया। रात हैदराबाद में ही रुका, एक अच्छे होटल में, अकेले कमरे में, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। हर छोटी आवाज पर चौंक जाता था। हर छाया में मुझे वो औरत दिखाई देती थी। सुबह जब उठा तो फैसला किया कि मुझे वापस जाना है, लेकिन उस रास्ते से नहीं, मैं कोई और रूट लूंगा, भले ही 200 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े। मैंने मैप देखा। हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए एक और रास्ता था। हैदराबाद से सूरत, फिर अहमदाबाद, फिर उदयपुर होते हुए दिल्ली। हाँ, ये रास्ता लंबा था, करीब 300 किलोमीटर ज्यादा, लेकिन वो सुरक्षित था। मैं उस रास्ते से निकल पड़ा। दिन भर चलता रहा। शाम को महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर पहुंच गया। रात किसी छोटे शहर में रुका। अगले दिन फिर चला, सब ठीक रहा। तीसरे दिन मैं राजस्थान में था, उदयपुर के पास। अब दिल्ली सिर्फ 400 किलोमीटर दूर थी। मैं सोच रहा था कि बस कुछ घंटे और, फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा, अपनी पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास, और फिर कुछ दिन आराम करूंगा, इस सब को भूल जाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम हो रही थी। मैं एक वीरान इलाके से गुजर रहा था। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीले थे। कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, बस रेगिस्तान। तभी अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग काम हो गया। मैं मोड़ नहीं पा रहा था। नहीं, अभी नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने ब्रेक मारा। गाड़ी धीरे धीरे रुकी। सड़क के किनारे मैं उतरा और देखा, टायर पंक्चर नहीं था, स्टीयरिंग सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ रेत और पेड़। सूरज डूब रहा था। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। मैंने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं था। शिट, मैं गुस्से में बोला। मैंने गाड़ी को फिर से चली करने की कोशिश की, नहीं चली। अब क्या करूं? फिर से रात यहीं बीच रास्ते में बितानी पड़ेगी। लेकिन तभी मुझे दूर कुछ दिखाई दिया, एक मकान, एक बड़ा पुराना मकान, रेत के टीलों के बीच में। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई रहता हो, शायद मदद मिल जाए। मैं मकान की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे करीब जाता गया, वैसे वैसे मुझे अजीब लगने लगा। मकान बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी अंदर रोशनी थी, एक हल्की पीली रोशनी। मैं दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने आवाज लगाई कि हेलो, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा और खोला और अंदर झांका। एक बड़ा हॉल था, बीच में एक लालटेन रखी थी जिससे रोशनी आ रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। हेलो, मैंने फिर आवाज लगाई। तभी पीछे से एक आवाज आई कि आइए, अंदर आइए, बहुत दिनों बाद कोई मेहमान आया है। मैं पलटा। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, बहुत बूढ़ा। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी, कपड़े फटे पुराने, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थीं, जैसे जवान आदमी की आंखें हों। मैंने पूछा कि आप यहां रहते हैं? वो बोला कि हाँ, मैं यहां बहुत समय से हूं। आइए बैठिए, आप थके हुए लगते हैं। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आपके पास फोन है? मुझे मैकेनिक बुलाना है। वो बोला कि फोन? यहां कोई फोन नहीं है बेटा, और वक्त तो कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि रात हो रही है। आप यहीं रुक जाइए, सुबह देखेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
कुछ गड़बड़ थी, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है, आपका शुक्रिया। मैं अंदर गया और एक कोने में बैठ गया। वो बुजुर्ग आदमी भी बैठ गया। उसने एक छोटी सी पतीली से कुछ निकाला और मुझसे पूछा कि चाय पिएंगे। मैंने कहा कि जी धन्यवाद। उसने मुझे चाय दी। मैंने पी। सामान्य चाय थी, लेकिन गर्म थी, अच्छी लगी। उसने पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा कि हैदराबाद से, दिल्ली जा रहा हूं। वो बोला कि ओह, लंबा सफर है। और आप अकेले ही? मैंने कहा कि हाँ, मेरा साथी। वो घर चला गया। उसने कहा कि अच्छा, लेकिन आप परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब जानता हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। उसने कहा कि झूठ मत बोलिए बेटा, मैं देख सकता हूं कि आपने जरूर कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो आम इंसान नहीं देखते। मेरा दिल धक से रह गया। ये कैसे जानता है? मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं समझा। वो बोले कि आपकी आंखों में डर है, वो डर जो सिर्फ तब आता है जब कोई उन्हें देख लेता है। मैंने पूछा कि उन्हें किन है? वो बोले कि जो इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं, जो जीवित नहीं हैं लेकिन मृत भी नहीं हैं। मैं चुप रहा। वो बोले कि बताइए कि आपने क्या देखा। और मैंने सब बता दिया। पहली रात की वो रात, दूसरी रात की वो जली हुई चीज, तीसरी रात की वो औरत जो राजू को ढूंढ रही थी, सब कुछ। वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप सुनता रहा। जब मैं खत्म हुआ तो उसने एक गहरा सांस ली और बोला कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैंने पूछा कि भाग्यशाली? भला वो कैसे? वो बोला कि आप जिंदा हैं इसलिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन्हें देखने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मैंने कहा कि लेकिन वो क्या थे और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? वो बोला कि वो आत्माएं हैं, भटकी हुई आत्माएं जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकी, कुछ अधूरी इच्छाओं की वजह से, कुछ अन्याय की वजह से, कुछ क्रोध की वजह से। मैंने कहा कि और ये मेरे पीछे हैं क्यों, आपके पीछे नहीं। वो बोला कि आप बस गलत समय पर गलत जगह पर थे, जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, पूर्णिमा की रातों में, अमावस की रास्तों में। मैंने कहा कि तो अब क्या करूं, मैं कैसे बचूंगा? वो बुजुर्ग आदमी उठा और एक अलमारी के पास गया, वहां से कुछ निकाला, एक छोटी सी पोटली, और बोला कि ये लीजिए, इसे अपनी गाड़ी में रखिए, ये आपकी रक्षा करेगा। मैंने पोटली ली। उसमें कुछ जड़ी बूटियां थीं, एक छोटी सी मूर्ति और कुछ ताबीज। मैंने पूछा कि लेकिन ये काम करेगा? उसने कहा कि विश्वास रखिए और याद रखिए कि रात में कभी भी किसी वीरान जगह पर मत रुकिए। अगर रुकना ही पड़े तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और किसी भी अजनबी को गाड़ी में मत चढ़ाइए, खासकर रात में, ठीक है? मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि एक बात और, अगर फिर से कुछ दिखे तो डरिए मत, डर से वो और मजबूत हो जाते हैं। बस आगे बढ़ते रहिए और उनसे बात मत कीजिए। मैं रात भर वहीं रुका। अजीब तरह से उस पुराने मकान में मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। नींद भी अच्छी आई और सुबह जब मैं उठा तो वो बुजुर्ग आदमी नहीं था। मैंने उसे ढूंढा, पूरा मकान खाली था। मैं बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ गया और मैं गाड़ी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि गाड़ी ठीक थी, स्टीयरिंग काम कर रहा था जैसे कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर मकान को देखा। सुबह की रोशनी में वो और भी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही नहीं। वो बुजुर्ग आदमी कौन था? सच में कोई इंसान था या फिर कुछ और? मुझे कभी पता नहीं चला। मैंने वो पोटली अपनी गाड़ी में रखी, गाड़ी चलाई, सब ठीक काम कर रहा था और मैं दिल्ली की तरफ बढ़ता रहा। पूरा दिल अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम तक मैं दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। मैंने सोचा कि रात में भी चलता रहूंगा, क्योंकि मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। लेकिन रात के 9 बजे जब मैं हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहा था तो गाड़ी का डीजल खत्म होने लगा। शिट! मैंने सोचा था कि डीजल काफी है, लेकिन शायद कहीं लीकेज था। मैंने एक पेट्रोल पंप ढूंढा, लेकिन इस वीरान इलाके में कोई नहीं था। आखिरकार गाड़ी रुक गई, फिर से एक सुनसान जगह पर। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, दूर कुछ झोपड़ियां दिख रही थीं। मैं गाड़ी से उतरा, क्योंकि अब पैदल जाकर ही डीजल लाना था। मैंने एक खाली डब्बा निकाला और पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। मैं वहां गया। मैंने एक आदमी से पूछा कि अरे भाई साहब, यहां पास में कोई पेट्रोल पंप है क्या? उसने कहा कि हाँ है तो, लेकिन 5 किलोमीटर आगे, लेकिन इस वक्त बंद होगा। मैंने कहा कि क्या बंद?
तो मैं क्या करूं? उसने कहा कि सुबह जाइए, सुबह खुल जाएगा। अभी तो रात हो गई। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने कुछ अजीब देखा। गाड़ी के चारों तरफ पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान, बहुत सारे। और वो निशान उल्टे थे, जैसे किसी ने पीछे की तरफ चलते हुए बनाए हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने वो पोटली छुई जो अपनी जेब में रखी थी और गाड़ी में चढ़ा। सब दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे और बार बार। रात गहरी होती गई। बाहर सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और कभी कभी किसी जानवर की आवाज। फिर मुझे कुछ सुनाई दिया, पैरों की आवाज, जैसे कोई गाड़ी के चारों तरफ चल रहा हो, गोल गोल घूम रहा था। मैंने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पैरों की आवाज बंद हो गई और सन्नाटा हो गया। फिर अचानक एक ठप्पक की आवाज आई। कुछ गाड़ी की छत पर गिरा, जैसे कोई ऊपर चढ़ गया हो। मैंने ऊपर देखा तो छत में कोई उभार दिखाई दिया, जैसे ऊपर से कोई दबा रहा हो। फिर वो चीज छत पर घूमने लगी, धीरे धीरे। मैं उसकी आवाज सुन सकता था, खुर खुर खुर। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। फिर वो चीज छत से नीचे उतरी और आगे वाले शीशे पर आ गई, और मैंने देखा कि वो कोई इंसान नहीं था, वो तो कुछ और ही था। उसका शरीर बिल्कुल काला था, आंखें बहुत बड़ी, सफेद और बिना पुतली के थीं। मुंह नहीं था, बस एक छेद था जिससे काला धुआं निकल रहा था। वो शीशे पर अपने हाथ रखे हुए था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और हर उंगली के सिरे पर लंबे और नुकीले नाखून। मैं बिल्कुल जाम गया, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे होंठ हनुमान चालीसा बोलते रहे। वो चीज शीशे को खरोंचने लगी। उसके नाखूनों से करर करर की आवाज आने लगी। शीशे पर निशान पड़ने लगे। फिर उसने अपना चेहरा शीशे से सटा दिया और उस छेद से एक आवाज निकली, एक भयावह और गहरी आवाज, बाहर निकल आओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो फिर बोला कि निकल आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा वहां जहां तुम्हारे सब साथी हैं। नहीं, मैंने आखिरकार बोला, मैं नहीं आऊंगा। वो चीज गुर्राई, एक जानवर की तरह। फिर उसने शीशे पर जोर से वार किया। शीशे में एक बड़ी दरार आ गई। मैंने वो पोटली निकाली, उसे अपने सीने से लगाया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो चीज फिर से वार करने ही वाली थी कि रुक गई, जैसे उसे कुछ हुआ हो। वो पीछे हटी, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे वो जल रही हो। फिर वो छत से कूद गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि यह खत्म नहीं हुआ है। करीब 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर मुझे बाहर आवाजें सुनाई दी, बहुत सारी आवाजें, फुसफुसाहटें, रोना, हंसी, चीखें, सब एक साथ। मैंने बाहर देखा और मैंने जो देखा वो देखकर मेरा खून सूख गया। गाड़ी के चारों तरफ वो थे, दर्जनों, शायद सैकड़ों, हर तरह की आत्माएं। कुछ औरतें, कुछ मर्द और कुछ बच्चे। कुछ पूरे थे, कुछ अधूरे, कुछ के चेहरे थे और कुछ के नहीं। कुछ खून से लथपथ थे, कुछ जले हुए। वो सब गाड़ी के चारों तरफ खड़े थे और बस देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं किया, बस देखते रहे। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, आंखें बंद करके। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता था। फिर एक आवाज सुनाई दी, एक परिचित आवाज, भैया। मैंने आंखें खोली और देखा तो दरवाजे के पास मोनू खड़ा था। मोनू? मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कि तू यहां कैसे? उसने कहा कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अकेला छोड़ गया, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। दरवाजा खोलिए। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल मोनू जैसे ही दिख रहा था, उसी कपड़ों में, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई नहीं थी। मैंने कहा कि तुम मोनू नहीं हो। वो बोला कि भैया मैं मोनू ही हूं, प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम मोनू हो तो फिर ये बताओ कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है। वो बोला कि सुमित्रा देवी। सही जवाब था, लेकिन फिर भी मैंने फिर पूछा कि तुम्हारी बहन की शादी किस महीने में हुई थी। उसने कहा कि मार्च में। भैया ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, दरवाजा खोलिए। ये भी सही था। शायद मैं गलत सोच रहा था, शायद वो मोनू ही था। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि मोनू ने एक गलती कर दी। वो मुस्कुराया और उस मुस्कान में बहुत सारे दांत थे, सामान्य से बहुत ज्यादा, और सब नुकीले। मैं तुरंत पीछे हटा।
मैंने कहा कि तुम मोनू नहीं हो। उसका चेहरा बदल गया। अब वो मोनू जैसा नहीं दिख रहा था, अब वो कुछ और था, कुछ भयानक। वो दरवाजे पर झपटा और पूरी गाड़ी हिल गई। बाकी सब आत्माएं भी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने वो पोटली पकड़ी और चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने शब्द बोले तो वो सब आत्माएं वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। मैं और जोर से पढ़ता रहा। वो आत्माएं पीछे हटने लगी धीरे धीरे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी मुझ पर थीं। मैं पूरी हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। बार बार मेरा गला सूख गया था, आवाज भारी हो गई थी, लेकिन मैं रुका नहीं। और फिर पता नहीं कैसे सुबह होने लगी। आसमान में पहली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई तो वो सब आत्माएं गायब हो गईं। एक पल में जैसे वो थीं ही नहीं। मैं गाड़ी में बैठा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था, हाथ कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर देखा तो सब कुछ सामान्य था। खेत थे, सड़क थी और दूर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। सब नॉर्मल था। मैं गाड़ी से उतरा। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मैं जिंदा था। किसी तरह मैं बच गया था। थोड़ी देर बाद मैं एक ग्रामीण को रोककर डीजल की व्यवस्था करने के लिए कहा। उसने मदद की। मैंने गाड़ी में डीजल डाला। फिर मैं दिल्ली की तरफ निकल पड़ा तेजी से। मैं बस वहां से दूर जाना चाहता था। दोपहर तक मैं दिल्ली पहुंच गया। फिर वहां से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शाम तक घर पहुंच गया। जब मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी पत्नी सरिता ने खोला। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो बोली कि अरे ये क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप तो बहुत बदल गए हैं। मैंने शीशे में देखा तो सच में मैं पिछले हफ्ते से 10 साल बूढ़ा दिख रहा था। बाल सफेद हो गए थे, कुछ चेहरे पर लकीरें आ गई थी। मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं, बस थक गया हूं। मेरे बच्चे दौड़ कर आए, राज और प्रिया। मैंने दोनों को गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। प्रिया ने पूछा कि पापा आप रो रहे हैं? मैंने कहा कि नहीं बेटा, बस तुम्हें बहुत मिस किया। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी पत्नी के बगल में, अपने घर में सुरक्षित, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो वही चेहरे दिखाई देते, वही आवाजें सुनाई देती। अगले दिन मैं मोनू से मिलने गया। उसके घर पहुंचा। उसकी मां ने दरवाजा खोला। मैंने कहा कि नमस्ते काकी जी, मोनू कहाँ है? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, मोनू अंदर ही है, आओ अंदर आओ। मैं अंदर गया। मोनू अपने कमरे में बैठा था। मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और बोला कि भैया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि भैया आप ठीक तो हैं ना? मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं, तू कैसा है? वो बोला कि हाँ भैया ठीक हूं, लेकिन उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आती। जब भी आंख लगती है तो वो चेहरे दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि मुझे भी दिखते हैं। हम दोनों बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोनू ने पूछा कि भैया क्या सच में वो सब हुआ था या फिर हम दोनों को सिर्फ भ्रम हुआ था? मैंने गाड़ी के शीशे की दरार के बारे में सोचा, बहुत के गड्ढे के बारे में, उन पैरों के निशानों के बारे में। फिर मैंने कहा कि नहीं मोनू, वो सब सच था, बिल्कुल सच। मोनू बोला कि तो अब हम क्या करेंगे? मेरा मतलब है कि आप फिर से ड्राइविंग करेंगे? मैंने सोचा ड्राइविंग ही मेरी रोजी रोटी थी। मेरे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा सब इसी पर निर्भर था। मैंने कहा कि हाँ करनी तो पड़ेगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। रात में उन इलाकों से नहीं गुजरूंगा और हमेशा वो पोटली साथ रखूंगा। वो बोला कि मैं भी आपके साथ आऊंगा भैया। मैंने पूछा कि तू? लेकिन तू तो डर गया था ना? वो बोला कि हाँ भैया, डर तो अब भी लगता है, लेकिन आप अकेले नहीं जा सकते। मैं आपके साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर डर का सामना करेंगे। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में डर अभी भी था, लेकिन हिम्मत भी थी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन इस बार हम बहुत सावधान रहेंगे। 2 हफ्ते आराम करने के बाद मुझे फिर से काम पर जाना पड़ा। एक नया ऑर्डर आया था। मुंबई से कोलकाता तक माल ले जाना था। मोनू मेरे साथ था। हमने इस बार पूरी तैयारी की। पहली बात, हमने वो रूट चुना जो सबसे सुरक्षित था, भले ही वो लंबा क्यों ना हो। दूसरी बात, हमने तय किया कि हम रात में सिर्फ बड़े शहरों या पॉपुलेटेड एरियाज में ही रुकेंगे, कभी भी वीरान जगहों पर नहीं। तीसरी बात, हमने गाड़ी में हनुमान जी की एक बड़ी तस्वीर लगाई।
और वो पोटली हमेशा अपने पास रखी। चौथी बात कि हम दोनों ने तय किया कि अगर कुछ भी अजीब दिखे या महसूस हो तो हम तुरंत वहां से निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। यात्रा शुरू हुई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन तीसरी रात जब हम झारखंड से गुजर रहे थे तब फिर से कुछ हुआ। लेकिन इस बार हम तैयार थे। हमने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो चीज जो भी थी पास नहीं आ सकी। धीरे धीरे हमें समझ आने लगा, डर से हम कमजोर होते हैं लेकिन विश्वास से मजबूत। वो घटना को 3 साल हो गए हैं। आज मैं 41 साल का हूं और मोनू 29 साल का। हम अभी भी ट्रक ड्राइविंग करते हैं, लेकिन अब हमारे नियम बदल गए हैं। हम कभी भी रात में वीरान रास्तों पर नहीं जाते। अगर जाना ही पड़े तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। गाड़ी में हमेशा हनुमान चालीसा की एक किताब रहती है, भगवान की तस्वीरें लगी रहती हैं और हम दोनों हमेशा सतर्क रहते हैं। कभी कभी आज भी रात में गाड़ी चलाते हुए मुझे लगता है कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है, कोई देख रहा है, लेकिन मैं रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता हूं। मोनू की शादी हो गई है, उसकी एक बेटी भी है। मैंने उसे कई बार कहा है कि वो ये काम छोड़ दे, कुछ और करे, लेकिन वो कहता है कि भैया मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात आपने मेरी जान बचाई थी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हम अब भी उस रात के बारे में बात नहीं करते। कभी कभी जब रात में कोई अजीब घटना होती है, गाड़ी अचानक बंद हो जाती है या कोई अजीब आवाज आती है, तो हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, हम समझ जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को यह कहानी नहीं बताई, वो नहीं समझेंगे, शायद यकीन भी ना करें, लेकिन एक दिन जब राज बड़ा होगा और अगर वो भी ड्राइवर बनना चाहेगा तो मैं उसे ये कहानी जरूर सुनाऊंगा, ताकि वो सावधान रहे। क्योंकि सड़कों पर, खासकर रात की सड़कों पर, सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं चलते, कुछ और भी है। कुछ जो दिखाई नहीं देता, कुछ जो इंतजार करता है। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं, खैर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस इतना कहूंगा कि अगर कभी आप रात में किसी वीरान सड़क पर हों और आपको लगे कि कोई आपको बुला रहा है या कोई मदद मांग रहा है तो मत रुकिए, बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं।